नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका उमंग एकेडमी ए टू जेड। जी हाँ दोस्तों, बात करें ईवीएस का एमसीक्यू जो नंबर 14 है। इसके पहले 13 अपलोड कर चुका हूँ, इसके बाद में 2 और आने वाले हैं। इतने में आपका जो 500 क्वेश्चन की जो सीरीज चालू की थी मैंने, वो कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद में इसके वो क्वेश्चन होंगे जो कि अभी तक परीक्षा में पूछे गए हैं, और साथ ही साथ में आपको संस्कृत का जो वीडियो है वो मिल लेंगे। संस्कृत के जो ओल्ड क्वेश्चन हैं, किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस प्रकार से उसमें हल करना है आपको, वो आपको मिलने लगेगा। बाल विकास के अभी तक मैं 7 से 8 वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, तो वो यदि आपने नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं। और किसी भी सब्जेक्ट का आपको देखना है तो हर एक सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट बना दी है, उसकी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स की वीडियो में मिल जाएगी आपको, तो वहाँ से जाके देख सकते हैं। यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 391 से। यहाँ पर 420 क्वेश्चन तक दिए हुए हैं, यानी कि कुल 30 क्वेश्चन है। 30 में से कुल कितने क्वेश्चन जो है आपके सही होते हैं वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। कुछ क्वेश्चन आपसे शायद यदि नहीं बनते हैं तो उसको भी आप नोट डाउन कर लीजिए। जो आपसे बनते हैं तो अच्छी बात है, जो नहीं बनते हैं उस क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिए। पहला क्वेश्चन दिया हुआ यहाँ, सबसे कम ऊष्मीयमान तथा प्रदूषणकारी ईंधन है। मतलब में एक ऐसा ईंधन जिसका ऊष्मीयमान सबसे कम है लेकिन वो कैसा है, प्रदूषणकारी है, उसका बताना है। पेट्रोल, गोबर, एलपीजी या फिर कोयला। तो बहुत आसान क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा सा टफ लग सकता है, क्योंकि पहले इस प्रकार का क्वेश्चन मुझे नहीं लगता कि मिला होगा, या फिर यदि मिला होगा तो जरूर बन गया होगा। ठीक है, तो इसका जवाब होगा गोबर। गोबर का ऊष्मीयमान सबसे कम होता है, और जब क्या है, प्रदूषणकारी। आप देखते हैं जब गोबर को जलाते हैं, कंडे उपले को जलाते हैं, तो उससे धुआं निकलता है, वो एक प्रकार से लंग्स में अंदर समा जाता है, जिसके कारण कई प्रकार की समस्याएं होती हैं। ठीक है, तो इसका जो दूसरा जवाब सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन है यहाँ का। दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, किसका कैलोरी मान सबसे अधिक होता है। किसका कैलोरी मान सबसे अधिक होता है, एलपीजी का या फिर मीथेन का। एलपीजी, मीथेन, कोल गैस और हाइड्रोजन। तो किसका सबसे अधिक, किसका कैलोरी मान सबसे अधिक होता है, तो किसका होगा, हाइड्रोजन का सबसे ज़्यादा अधिक होता है कैलोरी मान, सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन का कैलोरी मान होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ, क्या दिया हो तीसरा क्वेश्चन। प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव है। प्राकृतिक गैस आप जानते हैं, नेचुरल कंप्रेस गैस जो होती है। ठीक है, तो उसका क्या, सीएनजी। इसका सीधा सीधा ही पूछा जाता है, नेचुरल गैस को कहा जाता है सीएनजी के रूप में जाना जाता है नेचुरल गैस को। ठीक है, तो उसका मुख्य अवयव क्या है, जो इसका जो सही जवाब होगा वो कौन सा, हाँ, मेथेन जो है वो क्या है, सीएनजी का मुख्य रूप से अवयव है, यानी कि प्राकृतिक गैस का अवयव है। प्राकृतिक गैस आप किसको कहते हैं, सीएनजी को प्राकृतिक गैस के रूप में जाना जाता है। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ, चौथा क्वेश्चन दिया है, गैसीय ईंधन का कैलोरी मान कम होता है, जलने पर बहुत अधिक राख निकलता है, पाइपों से नहीं गुजारा जा सकता, किसी भी क्षण जलाया जा सकता है। गैसीय ईंधन के बारे में आप क्या जानते हैं, क्या इसका कैलोरी मान बिल्कुल कम होता है, नहीं होता है, अधिक होता है। ठीक है, जलने पर बहुत अधिक राख, गैस यदि आप जलाते, कभी आपने देखा है कि गैस जलाने से राख होती है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। तीसरा, इसे पाइपों से नहीं गुजारा जा सकता। क्यों नहीं गुजारा जा सकता भाई, पाइप लगे होते हैं, आप देखते हैं जनरली गैस का यूज करते हैं तो उसमें पाइप ही लगे होते हैं, तो ये भी गलत है। चौथा ऑप्शन है सही इसका, किसी भी क्षण जलाया जा सकता है। जो गैसीय ईंधन है उसको किसी भी क्षण जलाया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पांचवा क्वेश्चन, प्रोड्यूसर गैस किस किस गैस का मिश्रण होता है। जो प्रोड्यूसर गैस है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, किस किस गैस का मिश्रण होता है। जो प्रैक्टिस सेट मैंने बनाए हैं वो सिर्फ आप लोगों के जो एमपीजेड का सिलेबस है, ज़्यादातर उसी को मैंने फोकस किया है कि किसी प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाए। यदि आपके 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं ईवीएस के, तो उसमें से इस 500 क्वेश्चन में से ही आएगा। ठीक है, इतनी मैंने कोशिश की है ज़्यादा से ज़्यादा करने की। तो प्रोड्यूसर गैस किस किस गैस का मिश्रण है, वायु तथा जल का, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का, कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन का, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का। तो जो प्रोड्यूसर गैस है, प्रोड्यूसर गैस आपका है कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन का मिश्रण होता है। कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन का मिश्रण होता है, शायद इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हो, जीवाश्म ईंधन निम्न में से किसका मिश्रण है। जीवाश्म ईंधन किसका मिश्रण है बताइए, कोयला तथा लकड़ी का, कोयला तथा पेट्रोलियम का, कोल तार व चारकोल का, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आप जानते हैं जीवाश्म ईंधन वो होते हैं जो जमीन के नीचे से प्राप्त किए जाएं। जमीन से नीचे से क्या प्राप्त किए जाते हैं, वो प्राप्त किए जाते हैं कोयला तथा पेट्रोलियम। पेट्रोलियम भी तो जीवाश्म से ही बनता है। बहुत सारे जो जीवाश्म होते हैं नीचे डले रहे होते हैं, वो सड़ते हैं, उसके बाद में गलते हैं, और फिर बाद में उसके जो भी प्रक्रिया होती है गलने के बाद में जीवाश्म के रूप में पड़े रहते बहुत सालों तक, उसके बाद में ही तो मिलते हैं जीवाश्म ईंधन। तो क्या है, कोयला और पेट्रोलियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सातवां क्वेश्चन दिया हुआ, क्या दिया है सातवां क्वेश्चन,
पेट्रोलियम के विभिन्न घटकों को पृथक करने के लिए कौन सी विधि उपयोगी है। मतलब आपने देखा होगा जब भी पेट्रोलियम यदि उसका उत्पादन किया तो कौन सी विधि के द्वारा किया तो उसको अलग अलग करने कई प्रकार के उसके निकलते हैं, कुछ हाई क्वालिटी का लगता है, कुछ लो क्वालिटी का, कई प्रकार के वेस्ट मटेरियल में निकलते हैं। तो उसका किस विधि के द्वारा उपयोग वो उसको निकाला जाता है। उबालना, आसवन, छानना या प्रभाजी आसवन। प्रभाजी आसवन या प्रभासी आसवन भी हो सकता है, ठीक है। तो प्रभासी भी आसवन भी लिखा आ सकता है। प्रभाजी वैसे प्रभासी होता है जी, क्या है, प्रभासी आसवन होता है। ये प्रभाजी थोड़ा सा टाइपिंग इसके कारण हो गया है, ठीक है। प्रभाजी आसवन इसका जो क्या है सही आंसर हो जाएगा, प्रभाजी आसवन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ कोयले का शुद्धतम रूप है। शुद्धतम क्या है, माँ लिखा हुआ, ठीक है। कोयले का शुद्धतम रूप है क्या है, एंथ्रासाइड है, लिग्नाइट है या फिर बिटुमिनस है या फिर पीट है। तो कोयले का जो शुद्धतम रूप है वो कौन सा, एंथ्रासाइड होता है। कौन सा होता है, एंथ्रासाइड होता है। एक और क्वेश्चन दिया है कोयले के ऊपर, ये भी क्वेश्चन कुछ इसी प्रकार से है। कोयले के किस रूप में कार्बन की प्रतिशतता सबसे कम होती है। कब से सबसे कम कार्बन की प्रतिशतता होती है, कौन सा रूप है, पीट लोहा, लिग्नाइट या फिर बिटुमिनस या फिर एंथ्रासाइड। तो इसका सही जवाब कौन सा, पीट। पीट लोहा जो है इसमें कार्बन की प्रतिशतता सबसे कम पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ 400 नंबर का क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या है, जीवधारियों का कौन सा वर्ग नाभिकीय विकिरण के प्रति सर्वाधिक संवेदनशील होता है। याद रखिए नाभिकीय विकिरण की बात की जा रही है। जल थलचरी, पशु, स्तनपायी या फिर सरीसृप। तो कौन सा है, स्तनपायी जीव जंतु जो होते हैं वो नाभिकीय विकिरण के प्रति सर्वाधिक संवेदनशील होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसके कारण वायु प्रदूषण नहीं होता। किसके कारण वायु प्रदूषण नहीं होता है। तो डीजल चालित मशीनों से, परागकण से, ताप विद्युत शक्ति केंद्र से, फिर जल विद्युत शक्ति केंद्र से। तो वायु प्रदूषण नहीं होता, ठीक है। तो परागकण से भी होता है, डीजल चालित वाहनों से तो होता ही है, ताप विद्युत शक्ति केंद्रों से भी होता है, लेकिन होता नहीं किससे नहीं होता है, वो होता नहीं है आपका जल विद्युत शक्ति केंद्र में किसी प्रकार का वायु प्रदूषण नहीं होता है, ठीक है। तो इसका जो चौथा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ, निम्न में से किसके प्राकृतिक प्रदूषक कहते हैं। किससे प्राकृतिक प्रदूषक कहते हैं, धुआं को, वायुमंडलीय नाइट्रोजन, जंगल की आग या फिर इनमें से कोई नहीं। तो प्राकृतिक प्रदूषक किसे कहते हैं, स्पष्ट रूप से देखिए प्राकृतिक, थोड़ा सा सोचिए कि आपने धुआं तो आप खुद फैलाते हैं, वायुमंडल में जो नाइट्रोजन है वो है अपने आप में, लेकिन वो इतना प्रदूषणकारी तो है नहीं है। नाइट्रोजन इतनी 78% है वायुमंडल में, तो क्या वो प्रदूषणकारी है, नहीं है। नाइट्रोजन प्रदूषणकारी नहीं है, इनमें से कोई नहीं भी। जंगल की आग जो है वो क्या है, प्राकृतिक प्रदूषण कही जाती है। जंगल की आग जैसे अपने आप लग जाती है तो उसी को बोला जाता है क्या, प्राकृतिक प्रदूषण बोला जाता है, ठीक है। तो शायद इसका सही हो जाएगा। दोस्तों आप सभी से रिक्वेस्ट है, चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लिए, साथ ही साथ उसका जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर ली, ताकि जैसी वीडियो डलेगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। 403 क्वेश्चन दिया, निम्न में से लाइकेन किसके प्रति अधिक संवेदनशील है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लाइकेन के ऊपर हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। सल्फर डाइऑक्साइड के प्रति या फिर कार्बन मोनोऑक्साइड के प्रति, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के प्रति या फिर ऑक्सीजन के प्रति। तो जो लाइकेन है वो सबसे जो अधिक संवेदनशील जो है वो है सल्फर डाइऑक्साइड के प्रति। सल्फर डाइऑक्साइड के प्रति सबसे ज़्यादा संवेदनशील है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हो, कोसा में सल्फर डाइऑक्साइड द्वारा प्रभावित होने वाला भाग है, कौन सा है, केंद्रक, कोसा का झिल्ली तंत्र, कोसा भित्ति या फिर प्लाज्मोडेस्मेटा। तो इसका कौन सा है जो कि सबसे ज़्यादा क्या होता है, ऑक्साइड द्वारा प्रभावित होने वाला भाग है। कोसा में, याद रखिए कोसा में सल्फर डाइऑक्साइड से प्रभावित होने वाला। तो इसका सही जवाब क्या होना चाहिए, फटाफट से कमेंट भी करते जाइए आप लोग। वीडियो को पॉज कीजिए, इसको रोकिए वीडियो को, इसके बाद में उसका आंसर सोचिए, फिर आपका क्या जवाब होता है, ठीक है। तो इसका सही जवाब क्या होगा, बा हो जाएगा। क्या है, कोसा का झिल्ली तंत्र जो होता है सल्फर डाइऑक्साइड से अधिक प्रभावित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको देखिए, वीडियो क्वेश्चन को देखने निम्नलिखित में कौन सा रेडियोधर्मी सबसे घातक प्रदूषक है। SR19, SR85, P32 या फिर इनमें से कोई नहीं। वीडियो पॉज कीजिए, क्वेश्चन सोचिए, क्वेश्चन के जवाब देखिए, फिर अपना क्वेश्चन सेलेक्ट कीजिए। इसके बाद में जो जवाब आता है वो आप मेरे जवाब से मिलाइए, ठीक है। तो इसका सही जवाब क्या है, SR19 जो है सर्वाधिक रेडियोधर्मी घातक प्रदूषक है, ठीक है। पहला इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओजोन एक खालिस्तान है, क्या है, प्राथमिक प्रदूषक है, द्वितीयक प्रदूषक है, दोनों है, इनमें से कोई नहीं। तो ओजोन जो है वो एक द्वितीयक प्रदूषक कहा जाता है, ठीक है। याद रखिए द्वितीयक प्रदूषक, आपको पता होना चाहिए कि प्राथमिक प्रदूषक कौन कौन से होते हैं, द्वितीयक प्रदूषक कौन कौन से होते हैं। यदि ये आपको पता होगा तो किसी प्रकार से पूछा जाए क्वेश्चन आपसे बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, कौन सा प्राथमिक प्रदूषक है,
निम्न में से कौन सा प्राथमिक प्रदूषक है? क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है। SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, CO कार्बन मोनोऑक्साइड, NO2 या फिर उपरोक्त सभी। तो निम्न में से कौन सा प्राथमिक प्रदूषक है? प्राथमिक प्रदूषक, यदि इसकी बात करूँ टाइपिंग के कारण इस प्रकार से लिखा, नहीं तो इस प्रकार से लिखा होता ऐसे, SO2 और CO और NO2 इस प्रकार से। जो आप इतना तो आप केमिस्ट्री जानते होंगे, थोड़ा बहुत तो पढ़ी होगी, ठीक है। या फिर उपरोक्त। प्राथमिक प्रदूषक की श्रेणी की यदि बात करूँ तो प्राथमिक प्रदूषण जो हो, इसमें जिस सभी तीनों के तीनों जो होते हैं ये क्या होते हैं? प्राथमिक प्रदूषण की श्रेणी में आते हैं, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, वायु प्रदूषण के विश्वसनीय संकेत हैं। वायु प्रदूषण के विश्वसनीय संकेत हैं, क्या है? हरी शैवाल और जलीय लीवर वाटर्स, या फिर फर्न और साकस, लाइकेन और मॉस, नीम और बरगद। तो यदि आपको वायु प्रदूषण का पता लगाना तो आप सबसे पहले तो लाइकेन पे जाइए। लाइकेन के साथ में एक आध कुछ ऑप्शन मिल सकते हैं, या तो सिंपल लाइकेन मिलेगा। तो लाइकेन और मॉस जो है विश्वसनीय, मतलब विश्व स्तरीय भी कह सकते हैं, वायु प्रदूषण के संकेतक है। मतलब यदि कहीं पर वायु प्रदूषण अधिक होगा तो लाइकेन का यदि पौधा आप वहाँ पर लगा के देखेंगे तो वो उसकी स्थिति बताएगा कि प्रदूषण किस प्रकार से फैला है। DDT की सांद्रता का उच्च पोषण स्तरों में बढ़ता संग्रह कहलाता है, क्या कहलाता है? जैविक आवर्धन, जैविक मूल्यांकन, जैविक विभाव, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो जैविक होता है, क्या, जो DDT की सांद्रता जब उच्च पोषण स्तरों में बढ़ती है तो उसको बोला जाता है जैविक आवर्धन, जैविक आवर्धन, आवर्धन, ठीक है। पहला इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 410, पृथ्वी क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 410, पृथ्वी पर जीवन के अस्तित्व को सबसे बड़ा भय है किससे है? वनों के कटाव के कारण, विकिरण के कारण, मरुस्थलीकरण के कारण, या फिर उपरोक्त सभी के कारण। तो सबसे बड़ा जो भय, याद रखना, क्वेश्चन देखो पहले, ऐसा नहीं है इसमें को उपरोक्त सभी दिया तो वही लगा दो। क्या है? सबसे अधिक जो भय है वो विकिरण के कारण है, क्योंकि विकिरण के कारण यदि क्षति पहुंची तो पूरी दुनिया को पहुंचेगी, ठीक है। तो इसका जो सही जवाब है दूसरा सही है, ठीक है, विकिरण के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्न में से कौन सी धातु मानव में विषाक्तता उत्पन्न करती है? मानव में विषाक्तता उत्पन्न करती है जस्ता, सीसा, लोहा, मैग्नीशियम। तो कौन सी है? वह बात, सीसा जो है ऐसी धातु है जो कि मानव में विषाक्तता उत्पन्न करती है। यदि सीसा कोई व्यक्ति खा लेता है तो उसको विष जैसा प्रभाव होता है। भूमिगत जल को दूषित करने वाले अजैविक प्रदूषक है। भूमिगत जल को दूषित करने वाले अजैविक प्रदूषक है, याद रखिएगा, अजैविक प्रदूषक कौन से? बैक्टीरिया, शैवाल, आर्सेनिक, या फिर उपरोक्त सभी। तो जैविक और अजैविक आप जानते होंगे, जैविक वो होते हैं जो जीवित होते हैं, यानी कि किसी न किसी प्रकार से उनकी वृद्धि होती है, सांस लेते हैं, कोई ना कोई ऐसे जीवों वाला गुण पाया जाता है। अजैविक वो होते जो कि निर्जीव कहलाते हैं, और इसमें जो है एक ही है निर्जीव जो कि क्या है? आर्सेनिक, ठीक है। तो इसका सा ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13वां क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या है? निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? सुमेलित नहीं है आपको देखना है। एस्बेस्ट धूल, या फिर एस्बेस्ट धूल से फेफड़े से संबंधित बीमारी होती है, सीसा से गले में संबंधित बीमारी होती है, पारा से उदर में बीमारी होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड से रक्त धारा में बीमारी होती है, या फिर समस्या होती है, ठीक है। तो इसका जो सही जवाब होगा वो कौन सा होगा? 13 का जो सही जवाब है बा। शीशे से तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है, क्या होता? तंत्रिका तंत्र जो होता है, तंत्रिका तंत्र जो है वो प्रभावित होता है, आपका गला नहीं प्रभावित होता है शीशा से, ठीक है। बाकी सब इसमें सही है, सही जो नहीं है वो है बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित वायु प्रदूषकों में से कौन रक्त धारा को दुष्प्रभावित कर मौन उत्पन्न करता है? मौन नहीं है ये, क्या है? मौत है, यहाँ पर क्या है? मौत लिखा हुआ, ठीक है, मौत उत्पन्न करता है। मतलब में एक ऐसा वायु प्रदूषक है जो कि रक्त में मिल करके रक्त को दूषित कर देता है, इसके समस्या वो होने के बाद में व्यक्ति की मौत हो जाती है। तो एस्बेस्ट धूल, कैडमियम, सीसा, या फिर कार्बन मोनोऑक्साइड। तो कार्बन मोनोऑक्साइड जो एक ऐसी गैस है जो कि आदमी के रक्त में यदि अधिक मात्रा में मिल जाती है, वो सांस लेता है तो रक्त में मिल जाती है, और उसका प्रभाव इतना अधिक होता है कि दम घुट करके व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, क्योंकि उसका जो ऑक्सीजन होती है वो कार्बन में परिवर्तित कर देता है, कार्बन मोनोऑक्साइड कार्बन में परिवर्तित कर देता है, इसलिए व्यक्ति की क्या है? दम घुटने के कारण मौत हो जाती है, ठीक है। इसका सही जवाब होगा दा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायु प्रदूषक का एक जैव सूचक है। वायु प्रदूषक का एक जैव सूचक है, कौन सा है? फर्न, लाइकेन, जट्रोफा, या फिर मनी प्लांट। तो इसका सही जवाब है बा, लाइकेन। इसके पहले भी इस प्रकार से क्वेश्चन मिल चुका आपको। तो जैव सूचक की बात करें तो लाइकेन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलवायु परिवर्तन का कारण है ग्रीन हाउस गैसें, ओजोन परत का क्षरण, प्रदूषण, या फिर उपरोक्त सभी। तो जलवायु परिवर्तन का जो कारण है वो ये सभी है, ये सभी प्रकार की जो गतिविधियां होती हैं वायु प्रदूषण का एक प्रकार से अंग कही जाती हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। किस स्तर से अधिक की ध्वनि खतरनाक ध्वनि प्रदूषण कहलाता है? किस स्तर की ध्वनि खतरनाक ध्वनि प्रदूषण कहलाता है? 33 dB या डेसीबल, या फिर 40 डेसीबल, 65 डेसीबल, या फिर 100 डेसीबल। मतलब में ऐसे एक रेंज होती है कि इससे अधिक की, किस स्तर से अधिक, इस पर लिखा है किस स्तर से, तो वो है 65 डेसी, या फिर 65 डेसी नहीं तो 75 डेसी ऑप्शन में होगा, ठीक है। लेकिन यदि 65 और 75 दोनों दिया है तो आपको 65 पर ही जाना है, ठीक है। तो 65 से यदि अधिक की ध्वनि होगी तो खतरनाक ध्वनि प्रदूषण कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18418 है 418। प्रदूषण युक्त वायुमंडल को निम्न में से किसके द्वारा स्वच्छ किया जाता है? ऑक्सीजन के द्वारा, वर्षा के द्वारा, नाइट्रोजन के द्वारा, या फिर धूल के कारण। क्वेश्चन को पॉज कीजिए, वीडियो को, क्वेश्चन देखिए, आंसर देखिए, इसके बाद क्वेश्चन सेलेक्ट कीजिए क्या सही हुआ है आपका, नहीं हुआ है। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि देखो अभी तो ये आपको मैं दे रहा हूँ पर्यावरण के 500 क्वेश्चन की सीरीज है। इसके बाद मैं वो क्वेश्चन करवाऊंगा जो अभी तक पूछे गए, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। सीधे जो भी किसी बुक, जो भी बुक होगी, 4-5 बुक मेरे पास हर एक सब्जेक्ट के लिए। आप लोग को डाउट होगा कि सर कौन सी बुक लेके पढ़ें, तो आप लोग चाहें तो बुक भी ले सकते हैं। अरिहंत की आती है, अग्रवाल की आती है, पब्लिकेशन की बहुत सारी बुकें आती हैं। एग्ज़ाम क्रैकर की आती है, मास्टर आती है, बहुत सारी, कम से कम मेरे पास 5-6 राइटर की बुक हैं। मैंने इन सबको पढ़ रखा है, ठीक है। तो जो भी रेस्ट आपका सिलेबस होता है उसके अकॉर्डिंग जो जिस बुक में सबसे अच्छा दिया होता है उससे मैं आपको नोट्स बना के देता हूँ, ठीक है। तो इसका सही जवाब क्या है? वायुमंडल को किसके द्वारा स्वच्छ किया जा सकता है? तो किसके द्वारा? वर्षा के द्वारा। प्रदूषण युक्त वायुमंडल को, जब भी आपने देखा होगा कि दिल्ली में बहुत समय पे अभी देखते होंगे ठंडी अंडी के समय में क्या होता है, बहुत ज़्यादा स्मोक हो जाता है। ऑड इवन फार्मूला भी वहाँ पर चालू कर दिया जाता है कि एक दिन ऑड नंबर की वजह से गाड़ियाँ चलेंगी, एक दिन इवन नंबर की। लेकिन कभी आपने देखा होगा कि बोला होगा कि थोड़ी सी बारिश हो गई तो मौसम साफ हो गया, मतलब बारिश होने से प्रदूषण कम हो जाता है, ठीक है। तो इसका सही जवाब बा होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश रासायनिक धूम कोहरे के बनने के समय निम्न में से कौन सा एक उत्पन्न होता है? हाइड्रोकार्बन, नाइट्रोजन ऑक्साइड, या फिर ओजोन, या फिर मीथेन। तो जब प्रकाश रासायनिक धूम कोहरे के बनने से क्या उत्पन्न होता है? वो होता है आपका नाइट्रोजन ऑक्साइड उत्पन्न होता है उससे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ, लास्ट क्वेश्चन है इस प्रैक्टिस टेस्ट का। कौन सी एक गैस धरती पर जीवन के लिए हानिकारक और लाभदायक दोनों है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपसे बनना चाहिए। देखो लाभदायक कैसे है और हानिकारक कैसे है बताता हूँ। पहले इसका ऑप्शन देखो, क्या ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड। तो क्या है, जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो लाभदायक भी है और हानिकारक भी है, दोनों प्रकार से। ऑक्सीजन नहीं है इसका ऑप्शन सही, ठीक है। तो क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड एक ऐसी गैस है वो धरती पर लाभदायक भी है और हानिकारक भी है। हानिकारक इसलिए क्योंकि अधिक मात्रा में यदि बढ़ जाएगा तो मनुष्यों के लिए हानिकारक है, ठीक है। लेकिन लाभदायक कैसे है, जो पौधे होते हैं वो जब श्वसन क्रिया, जब ऑक्सीजन का निर्माण करते हैं तो उनको कार्बन डाइऑक्साइड की भी जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो इसलिए वो क्या है, लाभदायक भी है। तो इसका दा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। उम्मीद है वीडियो पसंद आया है। यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए, फटाफट से कमेंट कर दीजिए, और किसी प्रकार के सवाल हो तो वो भी कमेंट बॉक्स से कमेंट कर दीजिए। और देख सकते हैं अन्य वीडियो, यदि आपको जो भी देखना है तो प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं। यदि कोई चीज़ की समस्या है तो वो भी कमेंट बॉक्स से कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।